अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का लेक्चर जो है लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की समरी अलॉन्ग विद इट्स थीम्स और एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस। तो आज हम एक इसका जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वहाँ से इसका एनालिसिस दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने जो आपको जहाँ से स्टार्ट करवाई है वो है बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकन्स। लाइक ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में बेसिकली जो एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है ये। और इसमें चार्ल्स डिकन्स की अपनी जो है जो लाइफ लाइन है उस पर ये नावल जो है उन्होंने लिखा था। और उसी के रेफरेंस से जो है मैं आज डिस्कस करूँगी। तो पहले बायोग्राफी देख लेते हैं चार्ल्स डिकन्स की, जिसमें चार्ल्स डिकन्स की थोड़ी सी हिस्ट्री है कि उन्होंने वो रियल लाइफ में क्या थे, उन्होंने क्या कैसे ज़िंदगी गुजारी। ठीक है, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे विद रेफरेंस टू द नावल। ठीक है, तो बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकन्स वाज बोर्न ऑन February 7, 1812 in Portsea, England. His parents were middle class, but they suffered financially as a result of living beyond their मीन्स। उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी जो फैमिली थी वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। और उन्होंने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र किया था क्योंकि उनके जो अपने जो उनकी विशेज़ और ख्वाहिशात थी वो बहुत ज़्यादा थी। उनके पीछे उन्होंने अपने जो है वो यानी कि फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है उनको फेस करनी पड़ी इस मामले में। व्हेन डिकन्स वाज 12 ईयर्स ओल्ड, जब चार्ल्स डिकन्स 12 साल के थे, हिज फैमिलीज डायर स्ट्रेट्स। ड्राई स्टेट्स होते हैं जो एक बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन जो होती है ना वो। तो जब वो 12 साल का था चार्ल्स डिकन्स, तो उनकी फैमिली में जो है ना उनके इस तरह से हालात थे, हालात कुछ इस तरह से हो गए थे मुश्किल के उनको मजबूरन पोस्ट द डायर स्ट्रेट्स पोस्ट हिम, मजबूर करना किसी को। ठीक है, फोर्स है ना, मजबूर करना। टू क्विट स्कूल एंड वर्क इन अ ब्रेकिंग फैक्ट्री। अब वो मजबूर हो गए थे कि वो स्कूल छोड़ दें और काम करें किसी ब्रेकिंग फैक्ट्री में। अब ब्रेकिंग फैक्ट्री क्या होती है, वे शू पॉलिश पॉलिश वॉज मैन्युफैक्चर्ड। वहाँ पे वो शू पॉलिश का वर्क जो है ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था करना। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और वो अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं वहाँ से, तब उस स्टेज में चार्ल्स डिकन्स ने अपना स्कूल छोड़ के फाइनेंशियल क्रिटिकल जो उनकी कंडीशन थी उसकी वजह से उन्होंने जो है ना ये फैक्ट्री ज्वाइन कर ली थी। विद इन वीक्स बहुत सारे उनको हफ्ते वहीं पे लग गए। हिज फादर वाज पुट इन डेप्टर्स प्रिजन। अभी कुछ ही हफ्ते जॉइन किए हुए थे चार्ल्स डिकन्स को कि पता चला कि उनके जो फादर हैं वो उन पे बहुत ज़्यादा कर्जा है। डेप्टर्स प्रिजन, प्रिजन मतलब एक जो जिसका कर्जा उन्होंने देना था, उसमें उनके उनके फादर को पकड़ के अपनी कैद में रख लिया। यानी कि एक जेल जो होती है ना, उन्होंने उसने वो रखी हुई थी अपने जो उसके जो कर्जदार थे वो उनको वहाँ पे बंद कर दिया करता था। तो जो इनके फादर के जो डेप्टर था उन्होंने उसने भी ऐसे ही किया और उसने उठा के उसके फादर को तो सेल में डाल दिया, प्रिजन में डाल दिया। ठीक है, फिर डिकन्स मदर एंड सिबलिंग्स इवेंचुअली जॉइन हिम। अब वो वहाँ पे गया तो इवेंचुअली उनको भी जो उनकी फैमिली थी वो भी वहीं पे उनके साथ रहना शुरू हो गई क्योंकि ये जो कर्ज था वो इतनी जल्दी अदा तो होने वाला नहीं था। तो अब बाप के अलावा, बाप के बगैर फैमिली क्या करती, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनके साथ ही जाके रहेंगे और वो वहीं पे चले गए। तो अब ये इट्स नॉट कंफर्म कि वो अपनी चॉइस से गए थे या फिर उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे ले जाया गया था। लेकिन वो वहीं पे जो है बच्चे भी और जो बीवी थी वो भी इनके साथ जो है ना अपने हस्बैंड के साथ सेल में रही। एट दिस पॉइंट डिकन्स लिव्ड हिज ओन एंड, अब इस टाइम पे क्या हुआ कि डिकन्स लिव्ड हिज ओन। अब लिव ऑन हिज ओन यानी कि अपने आप पे अपना जो अब बोझ है खुद उठाना। ठीक है, अपना अखराजात अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो बेयर करना। तो डिकन्स ने भी ऐसा किया कि उन्होंने वो ब्लैकिंग जो फैक्ट्री थी उसी वो सेल के साथ ही फैक्ट्री थी वहीं पे साथ साथ काम किया। तो अपना जो अखराजात हैं अपने जो भी उनके एक्सपेंसेस थे वो उन्होंने खुद उठाए एंड कंटिन्यू टू वर्क एट द फैक्ट्री फॉर सेवरल मंथ्स। और उसी फैक्ट्री में बहुत महीने कंटिन्यूसली काम करते रहे। द हॉरिफिक कंडीशंस इन द फैक्ट्री, अब जो हॉरिफिक कंडीशन फैक्ट्री वो बताने लगे, हॉन्टेड हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज डिड द एक्सपीरियंस ऑफ टेम्पोररी ऑर्फनहुड।
अब जब वो फैक्ट्री में काम करते थे चार्ल्स डिकन्स, तो उस टाइम का आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक जो 12 साल का बच्चा है वो एक फैक्ट्री में काम करने लग गया अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, वो डरा हुआ सहमा सा हो जाता है। उसको काम करना पड़ता है, बल्कि करना होता है, क्योंकि उसको उसकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने एक्सपेंसेस मैं खुद उठाऊँ और इस तरह से। तो इसी कोशिश में जो है उन्होंने काम किया, और वो जो टाइम पीरियड था ना, जितने मंथ्स उन्होंने काम किया, तो वो एक उनके लिए हॉरिफिक कंडीशन थी। लाइक एक बच्चा जैसे डर जाता है ना, एक बोझ तले दब जाता है और डर जाता है, इस तरह से उनकी कंडीशन थी। और ये जो कंडीशन है ना, ये सारी ज़िंदगी उनके साथ रही। ये इस कह लें कि एक उनके दिमाग में एक जगह बन गई इस चीज़ की, जो है वो कहीं न कहीं उनके डर जो है ना, ये डर उनके दिमाग में रह गया, ठीक है। एज़ इन द एक्सपीरियंस ऑफ टेम्परेरी ऑर्फनहुड, ये जो लाइफ टाइम में उनका ये जो एक्सपीरियंस था, जो फैक्ट्री में काम करने वाला, ये हॉन्टेड और हॉरिफिक तो था उनके लिए, लेकिन एक तरफ उनके लिए ऐसा था जैसे वो एक ऑर्फनहुड की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, टेम्परेरी ऑर्फनहुड। लाइक टेम्परेरी होता है वक़्ती तौर पे, और ऑर्फनहुड होता है यतीम होना, ठीक है? जो यतीम की हैसियत से उन्होंने गुज़ारा, क्योंकि उनको लगता था कि मैं अकेला अपने एक्सपेंसेस खुद उठा रहा हूँ, अपने लिए खुद कमा रहा हूँ, और जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, मैं उस एज में क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और वो जो प्लेस थी, वो उनको बहुत ज़्यादा ड्राउनी सी लगती थी। तो वो जो टाइम पीरियड था, उसमें उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि वो उनके माँ-बाप उनके साथ नहीं हैं। उनके साथ तो है नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगा कि उनके माँ-बाप ज़िंदा ही नहीं हैं। तो वो जो टाइम पीरियड था, वो एक्सपीरियंस था, उनको ऐसा लगा जैसे वो टेम्परेरी ऑर्फनहुड की ही उनकी लाइफ़ है, ठीक है? इस तरह से था। अपैरेंटली ज़ाहिरी तौर पर डिकेंस नेवर फॉरगॉट द डे। डिकेंस को वो दिन कभी ना भूला व्हेन अ मोर सीनियर बॉय इन द वेयरहाउस, जब एक वेयरहाउस होता है कि एक स्टोर रूम होता है, मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री होती है ना, वहाँ पे एक ऐसा स्टोर रूम होता है जहाँ पे उन्होंने कुछ यूज़लेस और कुछ यूज़फुल जो है ना, उन्होंने चीज़ें रखी होती हैं, स्टोर रूम टाइप होता है। उसमें सारा सामान उन्होंने रखा होता है। तो वो क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, डिकेंस को वो दिन कभी ना भूला, कब, जब व्हेन अ मोर सीनियर बॉय, जब एक सीनियर लड़का उनके वेयरहाउस में आया, टूक इट अपॉन हिमसेल्फ टू इंस्ट्रक्ट डिकेंस इन हाउ टू डू हिज वर्क मोर एफिशिएंटली। अब उसने डिकेंस को अपने इंस्ट्रक्शंस के जो है ना थ्रू स्ट्रिक्टली उसको जो है ना फॉलो करने पे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि काम कैसे करते हैं, एफिशिएंटली काम कैसे करते हैं। तो उसने डिकेंस को अपने साथ इस तरह से अपनी इंस्ट्रक्शंस के आगे जो है ना उसको फॉलो करने का लगा लिया, और वो दिन डिकन्स को कभी ना भूला। फॉर डिकन्स दैट इंस्ट्रक्शन में हैव रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हिज फुल इंटीग्रेशन इनटू द मिजरी। वो जो इंस्ट्रक्शंस उसको देता था ना काम करने के लिए, और हर लिहाज से वो अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता था, लेकिन वो इतना स्ट्रिक्ट था कि डिकन्स के लिए जो है ना एज अ चाइल्ड वो बहुत ज़्यादा कह लें कि मेंटली एक डिप्रेशन का काम कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया लड़के ने, कि वो इंस्ट्रक्शंस अपनी देता था और उनको फॉलो करवाता था, लेकिन डिकेंस के लिए क्या होता था कि ये वे हैव रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट स्टेप, उनके लिए ये ऐसा था जैसे एक पहला कदम है टुवर्ड हिज फुल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन, ठीक है, इनटू द मिजरी, के मिजरी होता है मुश्किल वक्त जो होता है ना, बहुत ज़्यादा गम, सौरो जिसको कहते हैं। तो वो कहते हैं कि उनको ऐसा लगा जैसे उनकी जो परेशानियाँ और उनके जो गम है ना अभी जो आने वाले हैं, उनकी तरफ ये फर्स्ट स्टेप है। अभी वो कहते हैं ना कि इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो ये वाला था उनके साथ सीन के उनको ऐसा लगा कि अभी उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, और ये पहली सीढ़ी है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। एंड टेडियम ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ, टेडियम होता है ड्राइनेस को कहते हैं, या रूडनेस, किसी का रूड हो जाना आपके साथ, ठीक है, हार्श बिहेवियर जो होता है ना, उसको कहते हैं एंटीरियम ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ। और उनको लगता था कि वर्किंग क्लास लाइफ की यही डिफ़िकल्टीज़ और यही उनको रूडनेस जो है ना वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो उनका ये सोचना था कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट डे था, और अम, फर्स्ट स्टेप था उनकी मिज़री जो आगे आने वाली है, उनकी ज़िंदगी मुश्किल आने वाली है, उसकी तरफ उनका ये फर्स्ट स्टेप है।
और अभी इसके अलावा उनको आगे भी फेस करनी पड़ेंगी, इसका अंदाज़ा उनको पहले से हो गया था। द मोर सीनियर बॉयज़ नेम वाज़ पॉब फैजिन, उसका नाम जो है पॉब फैजिन था। आफ्टर इनहेरिटिंग सम मनी, अब हुआ क्या कि लेट्स रीड ऑफ फर्स्ट। Deacon's father got out of prison and Charles returned to school. अब हुआ ये कि कुछ टाइम उन्होंने फैक्ट्री में काम किया और अपने जो है थोड़ी बहुत जो बाप का कर्जा था वो चुकाया। तो उस प्रिजनर जो डेप्टर था उसने क्या किया कि इनको प्रिजन से निकाल दिया, जाने दिया, लेकिन इस वादे पे कि जो बाप का जो कर्जा है वो बेटा चुकाएगा। इनहेरिटिंग सम मनी, यानी कि डिकन्स के सर पे अब ये जो है ना वो कर्ज आ गया था कि उसको ये अपने बाप से विरासत में ये कर्ज मिल गया कि अब वो चुकाएगा, ठीक है। उसने कहा कि मैं कमाऊंगा और तुम्हें और भी वापस करता रहूंगा। डिकन्स फादर गॉट आउट ऑफ प्रिजन, अब वो बाहर आ गए, जो है क्या कहते हैं, प्रिजन से बाहर आ गए एंड चार्ल्स रिटर्न टू द स्कूल, और चार्ल्स ने वापस स्कूल जाना शुरू कर दिया। एज अ यंग एडल्ट, जब वो एक जवान होने की हैसियत से ही वर्क एज अ लॉ क्लर्क। अब उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी एजुकेशन तो कंटिन्यू की, लेकिन साथ साथ अपने उन्होंने एक लॉ क्लर्क की हैसियत से काम शुरू कर दिया। लाइक लॉ क्लर्क होते हैं जो लॉयर्स काम करते हैं ना, उनके साथ उनकी कंपनी में एक क्लर्क की हैसियत से जो है ना वहाँ पे काम करना शुरू हो गया। एंड लेटर एज अ जर्नलिस्ट, और फिर बाद में एक जर्नलिस्ट की हैसियत से काम किया। His experience as a journalist kept him in close contact with the darker social conditions of Industrial Revolution, and he grew disillusioned with the attempts of lawmakers to alleviate those conditions. अब जो उसका एक्सपीरियंस था किस हैसियत से, जर्नलिस्ट होने की हैसियत से। अब जर्नलिस्ट कौन होता है ये तो आपको पता ही है, जो अब ये न्यूज़ में न्यूज़ एंकर्स होते हैं इनको जर्नलिस्ट कहा जाता है। केप्ट हिम इन क्लोज कॉन्टैक्ट, अब वो जब एक इंसान सियासी या इस तरह से दुनियावी या अपने मुल्क के हालात से वाकिफ होने लगता है तो उसको पता चलता है कि कौन कितने पानी में। तो यही उनके साथ हुआ था कि जब उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट देखना शुरू किया, उनको चीज़ों का पता चला इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द डार्कर सोशल कंडीशन। क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि उनको जब ये चीज़ें समझ आने लगी, जब उनको ये चीज़ें रियलाइज हुई कि उनकी सोशल कंडीशन क्या है, सोसाइटी में उनके क्या कंडीशन है, क्या हो रहा है आजकल, ठीक है, लोगों की क्या कंडीशन है, उनके सोशल इश्यूज क्या हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सोशल इश्यूज एक बेसिक थीम थी, एक इशू था विक्टोरियन एज का, ठीक है, जब चार्ल्स डिकन्स ने ये नॉवल लिखा। अब द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वो ये भी एक इशू था। एंड ही ग्रू डिसल्यूजन होता है होपलेस हो जाना, मायूस हो जाना। तो इस वजह से वो ये सारी कंडीशन देख के वो मायूस हो गए। विद अटेम्प्ट्स ऑफ लॉ मेकर्स टू एलिविएट दोज कंडीशंस, एलिविएट होता है कि किसी चीज़ को रिड्यूस करना, ठीक है। तो उसको चार्ल्स डिकन्स को मायूसी हुई ये देख के कि जो लॉ मेकर्स थे, जो कानून बनाने वाले थे, जो कानून के उस वक्त पे चल रहा था, उनको इस बात पे मायूसी थी कि जो लॉ मेकर्स हैं वो इस चीज़ को कम नहीं कर रहे, इस कंडीशन को, इस पे कोई काम नहीं कर रहा, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। ओके, अ कलेक्शन ऑफ ओके अ कलेक्शन ऑफ सेमी फिक्शनल स्केचेस। जो सेमी फिक्शनल स्केचेस हैं, सेमी फिक्शनल फिक्शन होती है जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं या बियॉन्ड द रियलिटी, ठीक है, रियलिटी के अपोजिट है फिक्शनल। जिस फिक्शन में रियलिटी का कोई काम नहीं, ठीक है। तो उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ सेमी फिक्शनल स्केचेस, ऐसे स्केचेस बनाए जो फिक्शन भी थी थोड़ी बहुत, उनमें रियलिटी भी थी, ठीक है। एंटाइटल्ड स्केचेस बाय बोज, उन्होंने इन स्केचेस को नाम दिया स्केचेस बाय बोस। एंड अब वो उन्होंने एज अ राइटर जो है ना काम करना शुरू किया और कुछ स्केचेस बनाए, सारे फिक्शनल स्केचेस, और जिनको उन्होंने नाम दिया स्केचेस बाय बोस। अर्न हिम रिकॉग्निशन, अर्न हिम, उन्होंने कमाई रिकॉग्निशन, अपनी पहचान एज अ राइटर, एक राइटर की हैसियत से। और इस तरह से उन्होंने स्केचेस बनाए और बेचे, और इस तरह से एक राइटर की हैसियत से उनको जो है वो शोहरत मिली, ठीक है। Dickens began to make money from his writing. उन्होंने लिखना शुरू किया और वहीं से उन्होंने अपना पैसा कमाना शुरू किया। When he published his first novel, जब उनका पहला नावल पब्लिश हुआ वो कौन सा था, द पिकविक।
पेपर्स, ठीक है। द पिकविक पेपर्स इनका पहला नावल था विच वाज सीरियलाइज्ड बिगनिंग इन 1836। 1836 के जो है ना वो बिगनिंग में ही वो इनको एज अ सीरियल जो है ना ये द पिकविक इस पे परफॉर्म किया जाने लगा था एंड पब्लिश इन बुक फॉर्म द फॉलोइंग ईयर। उसी साल के जो है आगे कुछ सालों बाद उसी संख्या में एक बुक की फॉर्म में भी पब्लिश हो गया था। द पिक पेपर्स पब्लिश्ड व्हेन डिकन्स वाज ओनली 25। जब ये पहला नावल उनका पब्लिश हुआ था तो तब डिकन्स की जो एज थी वो थी 25 ईयर्स, ठीक है। ही वॉज ह्यूजली पॉपुलर, उस टाइम पे वो बहुत पॉपुलर हो गए और अपनी राइटिंग की वजह से। एंड डिकन्स बिकम अ लिटरेरी सेलिब्रिटी आफ्टर इट्स पब्लिकेशन। इस नावल की पब्लिकेशन के बाद पहले ये नावल सीरियलाइज हुआ, यानी कि सीरियल इस पे बना, इस पर ड्रामा बना, उस पर काम शुरू किया गया और बाद में इसकी पब्लिश हुआ ये बुक के फॉर्म में और फिर इनको शोहरत मिली और इसकी वजह से ये एक सेलिब्रिटी बन गए, ठीक है। In 1836, अब 1836 में डिकन्स मैरिड कैथरीन हॉगर्थ। डिकन्स ने जो है एक औरत से शादी की, कैथरीन हॉगर्थ। आई डोंट नो ये लव मैरिज थी अरेंज मैरिज, बट आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज, 20 साल शादी के गुजर गए तो क्या हुआ, एंड 10 चिल्ड्रन, 10 बच्चे थे तब उनके। जब 20 साल गुजर चुके शादी के तब उनके 10 बच्चे थे। तो ही फेल इन लव विद एलन टर्नन, ठीक है। एलन टर्नन एक जो है एन एक्ट्रेस मैनी इयर्स हिज जूनियर। उनको शादी के 20 साल बाद जब उनके 10 बच्चे थे उनको किसी से मोहब्बत हो गई और किससे हुई, एलन टर्नन। और ये कौन थी, एक एक्ट्रेस थी जो कि उनसे काफ़ी साल जूनियर थी, छोटी थी, उम्र में छोटी थी, जूनियर होता छोटी। Soon after, बहुत जल्द डिकन्स एंड हिज वाइफ सेपरेटेड। और इस क्योंकि रिलेशनशिप था तो इस वजह से हस्बैंड वाइफ की बनी ना और दोनों की सेपरेशन हो गई, एंडिंग अ लॉन्ग सीरीज ऑफ मैरिटल डिफिकल्टीज। बहुत सारी पहले भी डिफिकल्टीज थी, अब ये डिफिकल्टीज क्या थी ये भी आगे डिस्कस होगा जाके, ठीक है। और इन डिफिकल्टीज की वजह से इनका जो है एक डिफिकल्टी और शामिल होगी, एक प्रॉब्लम और शामिल होगी। वो क्या थी कि इनका जो है रिलेशनशिप है एलन टेनन के साथ जो रिलेशनशिप था उसकी वजह से, और उससे पहले भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी इनके जो है शादी को लेके, तो उस वजह से सेपरेशन हो गई। डिकन्स रिमेन्ड अ प्रोलिफिक राइटर टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। अपनी एंड जिंदगी के आखिरी दिन तक वो एक अच्छे राइटर की हैसियत से उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी। हिज नॉवेल्स अमॉन्ग देम ग्रेट। अब उनके नॉवेल्स हैं आगे कौन कौन से थे, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये भी इनका एक ग्रेटेस्ट नॉवल है। द टेल ऑफ टू सिटीज, अ क्रिसमस कैरल, डेविड कॉपरफील्ड। ये मैंने आपको लास्ट जो लाइव लेक्चर था उसमें आपको बताया था। डिकन्स मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। अब ये जो है डेविड कॉपरफील्ड भी डिकन्स का ऑटोबायोग्राफिकल नावल है और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी, ठीक है। तो इसमें इनकी पर्सनल लाइफ को लेके ही जो है डिस्कशन हुई हुई है और रियल लाइफ जो उस टाइम के इश्यूज थे, सोशल इश्यूज थे और कंडीशन थी, वो सारी जो है इसमें डिस्कस की हुई है। तो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल ये भी अगर आप आगे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो लेट्स सी कि आप कितना जो है ना इस नॉवल को पढ़ के तो इसमें से कुछ लिटरेरी टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड ब्लीक हाउस, ये भी एक नॉवल था, कंटिन्यू टू अर्न क्रिटिकल एंड पॉपुलर अक्लेम। अब ये इनसे वो पैसा वगैरह कमाते रहे और कुछ क्रिटिक्स भी उनको जो है वो मिलते रहे, लेकिन बहुत शोहरत कमाई उन्होंने। ही डेड ऑफ अ स्ट्रोक इन 1870 में उनकी डेथ हो गई एट द एक स्ट्रोक की वजह से एट द एज ऑफ 58 की एज थी तब उनकी। और एक नॉवल उस टाइम वो लिख रहे थे जो कि था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी वो लिख रहे थे और उसी दौरान उनकी डेथ हो गई, ठीक है। अच्छा ये थी बायोग्राफी चार्ल्स डिकन्स की। तो नेक्स्ट हमने अब चार्ल्स डिकन्स की रियल लाइफ के को हमने कंपेयर करना है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नॉवल के साथ और हमें ये देखना है कि कितने एलिमेंट्स हैं जो मैच करते हैं, कितने एलिमेंट्स हैं जो हम ऑटोबायोग्राफिकली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस हमने देना है और साथ हमने डिस्कशन करनी है। तो
इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आपने पेपर करना है, क्योंकि ये एज़ इट इज़, ये जैसे मैं आपको समझाऊँगी अभी, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करवाऊँगी, आपने इसी तरह से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है अपना। लाइक आपने इस तरह से नहीं करना कि आपका जैसे चाहे आप स्टार्ट कर लें, ठीक है? ये कोई जो है ना वो एग्ज़ामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपने क्या करना है, जैसे इस नॉवल का स्टार्ट, इस क्वेश्चन का जो है वो मैंने आंसर, जो ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, स्टार्ट है, ठीक है? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, पहले आपने हेडिंग देनी है ऊपर, फिर आपने ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल की डेफिनेशन देनी है। मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ, लेकिन आपने इसको हाईलाइट करना है, ठीक है? आपने इसको हाईलाइट करना है, और हाईलाइट क्या, आप मार्कर यूज़ करेंगे, ऑटोबायोग्राफिकल हेडिंग देंगे, ठीक है? लिखेंगे, और उसके आगे नीचे नीचे वाली लाइन पे आपने इसका लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल होता क्या है, किसको कहते हैं, ठीक है? क्योंकि जिस टर्म का आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में उसमें जिक्र किया होता है, अगर आपने उसको डिस्कस नहीं करना, आपने उस टर्म को डिफाइन ही नहीं करना, तो एग्जामिनर देख के बता सकता है कि इसको तो ये ही नहीं पता कि होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसने आगे क्या एक्सप्लेन किया होगा। तो फर्स्ट इम्पैक्ट अच्छा तभी पड़ता है जब आप उसकी डेफिनेशन लिखें पहले उस टर्म की, उसको अच्छा सा एक्सप्लेन करें 3 4 या 5 लाइनों में, और फिर प्रॉपर बिगनिंग उसकी जो है नीचे से स्टार्ट करें, थोड़ा सा एक जो है ना रेफरेंस के साथ, लाइक थोड़ा सा जो राइटर है उसकी जो है ना वो स्टार्ट से, राइटर और नॉवल की, जिस तरह से आप करना चाहें अपनी अपना जो है मेथड आपका, लेकिन प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, ठीक है? और आंसर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक प्रॉपर बिगनिंग होती है, प्रॉपर मिडल होता है, और प्रॉपर एंड होता है। प्रॉपर बिगनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है? प्रॉपर मिडल यानी कि मिडल में आपने कोई भी कोशिश ये करनी है कि आपकी सेंटेंस रिपीट ना हो, आप एक ही बात बार बार ना कर रहे हो, आपके जो जितने भी जो है, लाइक कोई एक चीज़ को आपने डिस्कस कर दिया तो आपने उसको रिपीट नहीं करना, ठीक है? रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ना वर्ड्स में, ना सेंटेंसेस में, और ना ही जो नॉवल को एक्सप्लेन करते हुए जो कुछ भी आपने लिखना है, उसको उस लिहाज से भी आपकी रेपिटेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और आपकी क्वांटिटी आप जितनी चाहें लिखें इसकी, ठीक है? 2 पेजेस की डबल साइड्स करें, या फिर उससे यानी कि 4 पेजेस से भी ज़्यादा अगर आप लिख लेते हैं, फिर अगर आपने उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लिखी, उसमें मटेरियल जो आपने लिखा वो ठीक नहीं है, वो ऑथेंटिक पॉइंट्स नहीं है, तो फिर आपके वो पेजेस लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रॉपर मिडल इसी को कहते हैं कि आपने एक सीक्वेंस के साथ चलना है, और आगे इसको ऐसे ही लेके जाना है, और मिडल भी ऐसे ही रखना है, इसको कंटिन्यू रखना है, और आपने जिस टेंस में स्टार्ट करना है उसी टेंस में आपने एंड करना है इसको, ठीक है? लाइक पास्ट प्रेजेंट, इसका ध्यान रखना है, ये ना कि पीछे आप पास्ट में वो सेंटेंस लिख रहे हैं और आगे जाके आपने प्रेजेंट में लिख लिया, ठीक है? अगर प्रेजेंट में स्टार्ट किया है तो प्रेजेंट में वो कंटिन्यू करना है, अगर पास्ट में किया है तो पास्ट को ही आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है? वो प्रॉपर एंड होना चाहिए। प्रॉपर एंड का मतलब ये है कि एंड पे आपने कंक्लूड ज़रूर करना है, यानी कि आप जब लिखते हैं, आप कोई बात कर रहे होते हैं, रियल लाइफ फॉर एग्जांपल, रियल लाइफ में आप कोई बात कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे से, तो या किसी को कोई बात बता रहे होते हैं या अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो आप इस तरह से किसी का हवाला दे के बात करके आप कहते हैं हाँ जी, इस वजह से मैं ये कह रही थी कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ये है वो, ये आपने कंक्लूड ही किया होता है ना, ठीक है? इस तरह से आपने आंसर में भी ऐसे करना है कि जब आपने आंसर लिखना है तो आपने एंड पे कंक्लूड करना है उसको, कि मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ उसका उसका ये कंक्लूजन है कि इस वजह से जो है इसको, इस नॉवल को ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहा जाता है, और इसमें राइटर ने बहुत अच्छी तरह से इसको ये जो है ना वो मतलब बहुत टेक्निकली अपनी लाइफ को जो है एक नॉवल में डिपिक्ट किया हुआ, ठीक है? और इस जो है जो ये एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन की ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल की, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो अभी के लिए यही है, और लाइक इसमें जो आपको चीज़ें बताई हैं अभी आपने अपने माइंड में रखनी है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, या अगर आप फर्दर आपको डिटेल्स चाहिए हों चांस टिकट्स की, तो आई विल बी
अवेलेबल देयर, ठीक है? आप मुझे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप डिस्कस डिस्कस कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक ही दफ़ा जो है सारा एक्सप्लेन कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए ये हम इसी पे जो है रहते हैं। ये आप चाहें तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको ये सॉफ्ट में सेंड कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो प्रिंट ले लें या फिर जैसे चाहे आप सेव करना चाहें कर लें। तो ये अपने पास रहता है, सेव रखना है और साथ-साथ पढ़ते रहना है, स्किप नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करती हूँ, ओके?
ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू कर रही हूँ फर्दर। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए डिसकनेक्ट कर दूँगी।